हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम रे ऑप्टिक्स की एक और लेक्चर वीडियो को लेकर आए हैं। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने कंप्लीट किया था अपना रिफ्लेक्शन को। आज हम करेंगे रिफ्लेक्शन से आगे का टॉपिक जो कि होने वाला हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। भाई रिफ्रैक्शन का ये एक पार्ट है और रिफ्रैक्शन में जनरली हम जो रे लेके जा रहे थे वो रेयर टू डेंसर लेके जा रहे थे, है ना। इस फिनोमेना में क्या करेंगे, हम डेंसर टू रेयर लेके जाएंगे। अभी तक जितने भी फिनोमेना पढ़ रहे थे उसको इजीली हम रेयर टू डेंसर के लिए पढ़ रहे थे। तो समझते हैं पहले इसको। तो ये है हमारा मीडियम का इंटरफेस, ये हो गया नॉर्मल, क्लियर। तो ऊपर वाला मीडियम है रेयर, इसको बोलते हैं मीडियम 1। नीचे है अपना डेंसर, इसको इस तरफ लिख देते हैं थोड़ा सा, ये है डेंसर मीडियम 2, ठीक है। अब इसमें होता क्या है जरा उसको समझते हैं। ठीक है, तो जब रे हमारी रेयर से डेंसर की तरफ जाती है, क्या करती है, ये रे है हमारी डेंसर से जा रही है रे 1, और रेयर की तरफ तो जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, राइट। यही होता है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल आई, तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया आर। अब क्या कर रहे हैं, ये कोई एंगल आ गया। अब मैं जो नेक्स्ट रे है उसमें इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, रे 2, इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया अपने पास कोई I1, तो यहां से रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया R1, क्लियर। अब फिर से थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, ये कर दिया इंक्रीज रे 3, तो ये हो गया अपने पास I2, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगी रे वो इस प्लेन पे चली गई, क्लियर। यहाँ पे एंगल कितना आ गया 90, यानी R2 90। यहाँ पे क्या हो गया, R2 कितना है 90, किस एंगल पे है, तो I2। जब I2 एंगल ऑफ इंसिडेंट पे हम किसी रे को इंसिडेंट करा रहे हैं, R की वैल्यू 90 आती है, तो इस एंगल को बोलते हैं हम C, क्रिटिकल एंगल। क्या है ये, क्रिटिकल। अगेन अगर हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करें तो क्या होगा, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने यहाँ से थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, फोर्थ रे, राइट। ये हो गया I3। अब क्या होगा, अब ये इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ता जा रहा है। अब वो जो रे होगी वो कहाँ होगी, यहाँ कहीं, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली ये देखिए सेम मीडियम में आ गया। और जब सेम मीडियम में आता है तो इसी को क्या कहते हैं, ये रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई सेम मीडियम में। और जब रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में टकराने के बाद वापस आती है तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये फिनोमेना होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता है। तो एक सिचुएशन आती है जिसपे इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है, उस इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देते हैं इंसिडेंट एंगल को, तो जो रे ऑफ लाइट होती है वो सेम मीडियम में वापस ट्रेवल करने लग जाती है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर। तो ये तो हो गया इसका डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब जो बात हमने बोली उसका ये थ्योरेटिकली, इसको नोट कर लीजिए, आपको समझने में इजी रहेगा, आपके नोट्स यहीं बन जाएंगे।
क्या कह रहा है ये कि जैसे रे ऑफ लाइट कहां से डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल करती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो ग्रेटर था एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो देखिए ये अपना कम था, ये ज्यादा था, क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होने की वजह से इस सिचुएशन में पड़ी थी। आर जो होता है वो ज्यादा होता है आई से। अब जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे, सेम उसी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है 90 डिग्री। अब अगर इंसिडेंट एंगल को हम 90 डिग्री से ज्यादा कर देते, यानी कि इसको कहते हैं हम क्रिटिकल एंगल, है ना, तो इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, वो इंसिडेंस एंगल जिसपे डेंसर मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो 90 डिग्री, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब क्या करेंगे, रे को हम जैसे ही क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज करते हैं, is increased and it is larger than critical angle, then the refraction ray enters the same medium। दोबारा सेम मीडियम में आ गया। अब सेम मीडियम आने के बाद क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन, और ये अब रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो ना करके ये करेगा रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो। मींस ये जो एंगल था I3, तो ये हो जाएगा अपना R3। तो इस केस में क्या आएगा कि I3 इक्वल्स टू R3 हो जाएगा। यही क्या था ना हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये इसको फॉलो करने लग जाएगा और ये फिनोमेना कहलाता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कंप्लीट डेफिनेशन चाहिए तो वो भी मैंने अभी नेक्स्ट पेज पे ऑलरेडी ला रखी हुई है, वहां से हम कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं। तो डेफिनेशंस ये होगी कि जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में और एक एंगल आता है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो रे टोटली क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है डेंसर मीडियम, इट मींस सेम मीडियम में। इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर, ये था बेसिकली हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इजी सा टॉपिक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन की बात होती है तो स्नेल्स लॉ जरूर अप्लाई होगा। और स्नेल्स लॉ बोलता है हमारा μ12 इक्वल्स टू साइन I बाय साइन R। क्लियर, और यहाँ पे R क्या है, व्हेन जब I C के बराबर होता है क्रिटिकल एंगल के बराबर, तो R किसके बराबर होता है अभी बताया था 90। इन दोनों वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो μ12 इक्वल्स टू साइन C अपॉन में साइन 90। साइन 90 होता है 1, तो μ12 हो गया साइन C। बट हमें पता है ये रे कहां से जा रही है, 2 से 1 में, तो ये होता है 1 अपॉन 1 μ2 का रेसिप्रोकल। यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे साइन, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन C। और इसमें भी कंडीशन लेनी तो ले सकते हैं कि अगर मीडियम 1 क्या हो, एयर होगा, तो इसके लिए μ1 तो हो गया 1 और μ2 इक्वल्स टू हो गया म्यू। तो बेसिकली ये क्या हो गया, म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन C। तो ये हो गया रिलेशन हमारा क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, राइट। चलिए अब इसके दिए हैं 2 नेसेसरी कंडीशन जो भी हमने पढ़ी थी, और ये कंडीशंस एग्जाम से पूछी जाती है, बहुत बार आई है, एक 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में, राइट। बहुत इजी सा है। पहला वही कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करनी चाहिए, राइट। रेयर से डेंसर नहीं होनी चाहिए, लाइट का जो ट्रेवलिंग होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए कहाँ, प्रोपेगेशन कहाँ से, डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरा इंसिडेंस एंगल जो होता है डेंसर मीडियम में,
वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, यानी I ऑलवेज ग्रेटर देन C। जब I ग्रेटर देन C होगा देन तभी आपका क्या होगा, TIR पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है TIR। तो ये दो कंडीशंस है एग्जाम में पूछी जाती है, इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब है इसके कुछ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मीन्स कहाँ अप्लाई होता है, इसके यूजेस कहाँ का है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, यानी डायमंड का चमकना। डायमंड का जो चमकना है, डायमंड चमकता है क्यों है, एक तो उसकी प्रॉपर्टी है, दूसरा उसे जब निकाला जाता है माइन से तो वो बहुत रॉ होता है, बिल्कुल स्टोन की तरह। सबसे पहले काम किया जाता है उसको साफ और देन उसकी कटिंग की जाती है। जो कटिंग की जाती है, शेप दी जाती है, वही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डायमंड का चमकने का, राइट। उससे क्या करते हैं, जब कटिंग की जाती है तो कटिंग ऐसे की जाती है कि उस डायमंड का क्रिटिकल एंगल जो होता है वो होता है ये 24.41। तो लाइट जो इंसिडेंट करनी चाहिए वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो मान लेते हैं ये डायमंड है हमारे पास, कुछ ऐसे ही होता है डायमंड अपने पास। ये मान लेते हैं डायमंड का कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे। अब क्या है, इसमें जाएगी लाइट, या ये मान लेते हैं लाइट ऐसे ट्रेवल कर गई। जैसे ही लाइट इस पे इंसिडेंट करेगी तो इंसिडेंट एंगल जो होगा हमारा नॉर्मल, मान लेते हैं सरफेस का नॉर्मल ये है, अगर ये इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 24.41 से ज्यादा, जैसे ही लाइट जाएगी तो लाइट अंदर एंटर करेगी। अंदर एंटर करने के बाद यहीं पे रिफ्लेक्ट बैक होती रहेगी, जिसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो क्या करेगी, इसके अंदर ट्रेवल करेगी और देन उसके बाद वो बाहर निकलेगी। जिसकी वजह से लाइट ज्यादा टाइम इसके अंदर स्पेंड करे तो बहुत देर तक स्पेंड करने की वजह से वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा शाइन करेगा, जिसे हम कहते हैं स्पार्क करना। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है, क्या होता है, उसका क्रिटिकल एंगल, जिसकी वजह से लाइट बहुत ज्यादा देर के लिए टाइम स्पेंड कर रही है अंदर, ठीक है। फर्स्ट स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। नेक्स्ट अपने पास ऑप्टिकल फाइबर। अब आते हैं ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं इसको। ये आजकल बहुत चल रहा है, बहुत सारे ब्रांड्स है जो इसके नेट यानी वाईफाई जो प्रोवाइड करते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब ऑप्टिकल फाइबर बनता कैसे, ये बनता है क्वार्ट्ज से या फिर ग्लास से। जब ग्लास को बहुत फाइन कट कर देते हैं तो वो एक वायर की शेप ले लेता है। वायर की शेप लेने की वजह से ही क्या होता है, वो एक फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब लाइट जब उसके अंदर ट्रेवल करेगी तो वो क्या करती है, ट्रेवल, आप उसका बताते हैं। तो ये मान लेते हैं ये अपने पास, राइट, अंदर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कोर और ये होता है क्लैडिंग। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। अब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है μ1 वो μ2 से ज्यादा होता है। अब जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगी C से तो क्या करेगी, ये गई लाइट, इंसिडेंट लाइट, तो वो अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसकी वजह से सिग्नल्स आपके लॉस नहीं होते। इसी की वजह से वाईफाई के सिग्नल लॉस नहीं होते और वो पूरा ऑलमोस्ट बिना लॉस करे हुए सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो ये होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स। इसका यूज कहाँ होता है, तो वाईफाई केबल्स में, टेलीफोन जो वायर्स आती थी पहले उसमें बहुत फाइन वायर्स होते हैं, इसके व्हाइट कलर के आपको दिख जाएंगे, या कभी वाईफाई लगा रहा होगा तो उसकी वायर देखना जो कट करते हैं तो उसके अंदर यूज होता है बेसिकली, ठीक है। और इसका एक और छोटा सा यूज है, वो ये आजकल मेले में बहुत यूज होता है, कुछ इस टाइप का, एक ऐसे एक आपने देखा होगा, एक मैकेनिज्म मिलता है, एक टॉय मिलता है, ठीक है। इस टॉय में ये छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं व्हाइट कलर के, यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, छोटा सा बल्ब ये। अब क्या होता है, इस बल्ब की वजह से जो लाइट होती है, वो लाइट, जो भी लाइट होती है इस बल्ब की वजह से, ये लाइट क्या करेगी, इसके अंदर ही टाइम स्पेंड करती है, बाहर नहीं निकल पाती। इस वजह से सारे के सारे जो हेयर्स होते हैं ये ग्लो करने लग जाते हैं। ये देखने को मिल जाएगा आपको, ये भी फाइबर ऑप्टिक्स ही होते हैं सारे के सारे। क्लियर, चलिए
नेक्स्ट है अपने पास मिराज। ठीक है, अब मिराज क्या होता है ये तो हो गया थ्योरेटिकली, तो आप लिख लेंगे। मिराज समझाते होता है क्या। तो बेसिकली मिराज होता है अपने पास, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिराज वो देखा है कभी, आएंगे। ये मान लेते हैं हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब टाइम हमारा मई जून का, राइट, और हम दिल्ली में है, तो दिल्ली में तो वैसे ही बहुत ज्यादा क्या होती है, हीट होती है ना। तो ये एक ट्री है अपने पास, ठीक है, ये एक ट्री है। अब क्या होता है इसमें, इसमें जो लेयर्स होती है एयर की लेयर्स, ये मान लेते हैं एयर की कुछ लेयर्स हैं। अब ये अपना क्या है, सरफेस, ग्राउंड। अब एयर की लेयर्स जो इसके पास होंगी वो कैसी होती है, वो कूल होती है। अपर लेयर्स होती है हॉट, हॉट एयर और कूल एयर। अब जैसे ऊपर की क्या होगी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। अपर लेयर होती है हमारी कूल एयर, और ऊपर क्या होती है, नीचे क्या होती है, हॉट एयर, ड्यू टू क्योंकि ग्राउंड ज्यादा गर्म हो जाता है, ग्राउंड और इसके कांटेक्ट वाली एयर सारी हॉट हो जाती है। अब जब रे ऑफ लाइट उससे आएगी तो रिफ्रैक्शन की वजह से, जरा देखिए यहां से आ रही है रे ऑफ लाइट, मान लेते हैं, है ना, इसका कलर चेंज करते हैं। तो ये आ रही है रे ऑफ लाइट। अब क्या होगी, ये रे ऑफ लाइट आएगी। ये कैसा मीडियम हो गया, ऊपर कूल है नीचे हॉट है, तो ऊपर हो गया डेंसर और नीचे वाले हो गए अपना रेयर, है ना। तो क्या होगा, आएगी तो अपना फिनोमिना क्या कहता है, ये डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बैंड हो जाएगी बेसिकली, है ना, यही होगा, अवे फ्रॉम द, थोड़ा सा ये बैंड होगा। फिर क्या होगी, नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द, फिर नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द, नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो एंगल होगा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से जब ये वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी, फिर से वही फिनोमेना, टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल और टुवर्ड द नॉर्मल। अब यहाँ पे जो आई यानी ऑब्जर्वर होता है, उसको देखने पे ही लगता है ये लास्ट रे को फॉलो करते हुए यहाँ आएगा कहीं, और उसको दिल लगेगा देखने में, उसको देखने में लगेगा कि यहाँ कोई पेड़ है जिसकी इनवर्ट क्या बन रही है, इमेज बन रही है। और इनवर्ट इमेज बन रही है तो क्या होगा, उसको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई वाटर का सोर्स है या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है, अगर इमेज बन रही है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे ही वो आगे जाता है वहां कुछ होता नहीं है, तो इसी को कहते हैं हम मिराज। जो मोस्टली अपने को हॉट एयर जो समर डेज होते हैं उसके अंदर जो खाली सड़कें होती हैं, प्लेन जो सड़क होती है, रोड होती है, उस पर बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगा। इसी की वजह से हिंदी में इसको बोला जाता है मृग तृष्णा। इसकी एक पोएम हुआ करती थी आई थिंक 9th-10th में। तो इसी की वजह से जो मृग यानी जो हिरन होता है वो जंगलों में भटक रहता है, उसे दूर दिखाई देता है कि कोई इमेज है पानी की, वो पानी की इमेज समझ के सोचता है कि वहां कोई पॉन्ड है यानी पानी का कोई सोर्स है, मिलेगा। जैसे ही वो आगे जाता है ये इल्यूजन खत्म हो जाता है। ये क्यों होता है, तो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट फिनोमिना है अपना टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। अब टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म होता क्या है तो इसको समझते हैं जरा। ये होता है राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, ये होता है राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, दो फिनोमिना होते हैं इसमें, जरा इसको दिखाते हैं। राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, एक तो हो गया ये फिनोमिना, ठीक है।
और एक हो गया अपना ये रहा, ठीक है। दो फिनोमेना होते हैं, इसमें क्या होगा, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका क्या होता है, ये लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री पे भी क्या कर देता है, टर्न कर देता है। अंदर जाने के बाद जब लाइट बाहर आती है तो दो फिनोमेना होते हैं इसमें, या तो 90 डिग्री पर टर्न जाती है लाइट या फिर 180 डिग्री पर। तो दोनों वही करेंगे। अब पहला फिनोमेना जो है, और इसका क्रिटिकल एंगल सबसे मेन है, इसका क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। अब क्या होगा, ये गई लाइट, ठीक है, एक लाइट ये गई, ये है ए, ये है बी। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना बनता है, 45, जो कि है ग्रेटर देन 42। सेम यहाँ बनेगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ बैंड हो जाती है, इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है, सेम फिनोमेना यहाँ होगा, फिर देन ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। अब इस फिनोमेना में अगर देखें तो ये लाइट आ रही थी बी से और ये आ रही थी ए से। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसने टर्न कर दिया लाइट को 180 डिग्री पे, ठीक है। तो जबकि दूसरा जो फिनोमेना है उसमें हम पढ़ेंगे लाइट कैसे 90 डिग्री पे। अब ये गई रे, एक रे ये गई अपने पास, ठीक है। अब ये रे गई तो सेम क्या होगा, यहाँ ए और बी, वही एंगल यहाँ पे सेम बनेगा। ये इसको क्या कर देगा, इंटरनली रिफ्लेक्ट। अब ये नॉर्मली फॉल हो रही है, नॉर्मली फॉल होने की वजह से क्या होगी, ये सीधा क्रॉस कर जाएगी, राइट। तो इस फिनोमेना को इसने क्या करा, इसने लाइट को टर्न कर दिया 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक और एप्लीकेशन हो गया। स्टेटमेंट आपको दे रखी है, स्टेटमेंट से बेटर है हमें समझना, लेकिन स्टेटमेंट हमें पढ़नी भी होती है क्योंकि समझा हुआ कई बार भूल जाएंगे, लेकिन लिखी हुई चीज हमारे पास हमेशा रहेगी तो हम रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए, तो ये था बेसिकली हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसपे हमने उसके कुछ एप्लीकेशन क्या होता है, वो क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो पढ़ा था, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रिवाइज करते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।